चंद्रा इंस्टीट्यूट के चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग की चर्चा चल रही थी फिरोज शाह तुगलक पर। तुगलक पर और थोड़ा सा बचा है फिरोज शाह तुगलक में, उसको हम लोग देख लें। उसके बाद हम लोग जो है सैयद वंश में आएंगे। तो आपको जैसा नेट ऑन कर देता हूँ, आप लोग अपनी प्रॉब्लम भी कहते रहिएगा बीच बीच में। नेट बड़ा वीक है यहाँ तो आज, ये देखता हूँ जरा नेट ऑन करके। तो हम लोग चर्चा चल रही थी भाई फिरोज शाह तुगलक पे, लगभग सारी चीजें मैंने उनको बता दिया है। उनकी थोड़ा सा उनका अभियान बचा हुआ है फिरोज शाह तुगलक का, वो भी करा देता हूँ। तो आपका ये फिरोज शाह तुगलक कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन। चलिए, तो अगले जो है शासक जो है वो है वंश आएगा सैयद वंश। लेकिन थोड़ा सा इनके अभियानों को हम बता दें फिरोज शाह तुगलक के, तो उससे आपका पूरा काम जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो इनका अभियान लोग देखेंगे वो है बंगाल का। पहला अभियान है लिख लीजिए हेडिंग, फिरोज शाह तुगलक के अभियान। ये हेडिंग डाल दीजिए, फिरोज शाह तुगलक के अभियान। इसको मोटा करता हूँ। फिरोज शाह तुगलक के अभियान। गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग अब आ जाइए फटाफट और शुरू करते हैं हम लोग। फिरोज शाह तुगलक के अभियान की बात कर रहे थे, तो इसमें सबसे पहला जो अभियान है वो है बंगाल का अभियान। तो यहाँ जो शासक था बंगाल का वो था हाजी इलियास शाह। यहाँ पे जो शासक है हाजी इलियास शाह, हाजी इलियास शाह, ये जो है यहाँ बंगाल में शासक के रूप में कार्य कर रहा था और इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, और शमसुद्दीन के नाम से, शमसुद्दीन के नाम से इसने जो है क्या करना शुरू कर दिया। तो शमसुद्दीन के नाम से ये क्या कर रहा है भाई, अपने आप को बंगाल का शासक घोषित कर दे रहा है। कौन? हाजी इलियास शाह। और बंगाल में कहां पे? लखनौती में इसने अपने आप को, यानी फिरोज शाह तुगलक के समय ये जो शासक है हाजी इलियास शाह, ये शमसुद्दीन से के नाम से ये अपने आप को शासक घोषित कर देता है। अब इसी को परास्त करना है। ठीक है, तो बताया था बंगाल हमेशा सबके लिए सल्तनत तुगलक खां इसके समय में, बलबन के समय में आपने देखा था। फिर बाद में बुगरा खां को रखकर क्या है, इस तरह इल्तुतमिश के समय में था, अली मर्दान खां। हर शासक के समय बंगाल हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। हाजी इलियास शाह शमसुद्दीन के नाम से अपने आप को शासक घोषित कर दिया और ये कहां पे? लखनौती में। और पांडुआ को अपनी राजधानी बना लिया। राजधानी बनाया किसको? पांडुआ को अपनी इसने राजधानी बना लिया था। कौन? हाजी इलियास शाह। कहां का शासक है भाई? बंगाल का। क्या नाम है? हाजी इलियास शाह, शमसुद्दीन के नाम से, और पांडुआ को अपनी इसने राजधानी बना लिया। तो जब यहां से फिरोज शाह तुगलक आक्रमण किया गया तो इसने जो है अपने आप को बंगाल छोड़ दिया। यानी हाजी इलियास शाह के ऊपर जब आक्रमण करने जा रहा है फिरोज शाह तुगलक, तो ये बंगाल से भाग गया और कहां पे जाकर छुप गया? एक डाला के किले में। जाकर छुप गया और उसको परास्त नहीं कर पाया, बिना परास्त किए वापस आ गया। ये कहानी कब की है? ये कहानी है 1353-54 की। 1353 और 54 की कहानी है ये। निष्कर्ष क्या निकला? अगले पॉइंट लिखता हूं, इतना तक हो चुका है। निष्कर्ष क्या निकला? हाजी इलियास शाह बिना लड़े, बिना एफएसटी से युद्ध किए भाग गया और फिरोज शाह तुगलक वापस आ गया। ये कहानी यहां तक हुई। यानी हाजी इलियास शाह बिना लड़े एफएसटी से, हाजी इलियास शाह एफएसटी से बिना युद्ध किए भाग गया और एफएसटी क्या हुआ? फिर फिरोज शाह तुगलक क्या हुआ? वापस आ गया। हाँ शुभम शर्मा जी, आज कुछ विशेष नहीं है, कल भी जैसे था वैसे आज भी हूँ। आप पूछ रहे कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अगला देखिए 1359 ईस्वी में दोबारा बंगाल अभियान पे जा रहा है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ शासक हो गया है बंगाल में अब शासक हो गया है हाजी इलियास शाह का बेटा सिकंदर शाह। हाजी इलियास शाह का बेटा सिकंदर शाह। ये जो है बेटा बंगाल में हाजी इलियास शाह का बेटा सिकंदर शाह अब शासक है। कब? 1359 में। ये दोबारा अभियान पे जा रहा है। कौन? फिरोज शाह तुगलक दोबारा जब अभियान पे जाता है तो जिस प्रकार से पिता भाग गया था, एक डाला किले में जाके छुप गया था, उसी प्रकार से बेटा भी भाग गया, किले में जाकर के छुप गया। यानी 1353 पर जो निष्कर्ष निकला था कि जब हाजी इलियास शाह को गया तो फिरोज शाह बिना लड़े भाग गया था, उसी प्रकार से ये भी जो है भाग गया। तो जरा देखिए, अब आप समझ गए होंगे
कि जब बाप को परास्त करने गया तो भी भाग गया इकताला किले में, जब बेटे को परास्त करने गया तो भी भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बंगाल जैसे था वैसे बना रहा फिरोज शाह तुगलक के समय में। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो देखो समझिए जरा सा इस बात को। अब जरा समझिए 1353-54 पहला अभियान, 1359 एफएसटी का दूसरा अभियान, फर्स्ट अभियान एफएसटी का पहला अभियान और ये सेकंड अभियान। दोनों में निष्कर्ष क्या निकला? दोनों में निष्कर्ष निकला यही कि दोनों बार, पहली बार बाप भाग गया था और दोबारा उसका बेटा भाग गया। कहां भाग गया था? इकताला के किले। इकताला के किले में भाग गया था और उस इकताला के किले का नाम उसने रख दिया था आजादपुर। इसने फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखिएगा इन दोनों घटनाओं में चाहे पिता हो चाहे बेटा, यानी पिता और बेटा, पिता कौन? हाजी इलियास शाह, बेटा कौन? सिकंदर शाह। ये दोनों कहां भाग गए थे? इकताला के किले में। इकताला के किले में भाग गए थे, के किले में, और इसी किले का नाम रख दिया था। ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है आजादपुर किस किले का नाम है? इसी किले का नाम है। तो एफएसटी ने इस किले का नाम आजादपुर रख दिया था, आजादपुर रख दिया था। इसी किले का नाम उसने आजादपुर रख दिया था। और जो राजधानी थी इनकी, राजधानी क्या थी? पंडुआ। याद है? बताया था भी आपको, राजधानी पंडुआ थी। तो पंडुआ का नाम भी बदल दिया था फिरोजाबाद। पंडुआ का भी नाम बदल दिया था इसने, उसका नाम रख दिया था फिरोजाबाद। पंडुआ का नाम बदल दिया फिरोजाबाद और इकताला के किले का नाम रख दिया आजादपुर। कैसे याद करेंगे? अब ये देखिए, दोनों जो है बाप और बेटे, दोनों क्या हो जा रहे हैं? जब शासक पहुंच जा रहा, भाग जा रहा इकताला किले में, और दोनों बार एफएसटी इस किले को जीत नहीं पाया था। यानी दोनों क्या हो गए? उस किले में आजाद हो गए। दोनों बाप बेटे, चाहे हाजी इलियास शाह हो या सिकंदर शाह हो, दोनों बार उसने अपने आप को उसी किले में कैद कर लिया। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने उस किले का नाम क्या रख दिया था? आजादपुर रख दिया था। क्लियर? और देखिए जो इनकी राजधानी थी क्या थी? पंडुआ, और पंडुआ का नाम रख दिया था उसने फिरोजाबाद। लेकिन निष्कर्ष वही कि बंगाल को जीत नहीं पाया। दो बार अभियान किया, पहली चीज। दो नाम परिवर्तित कर रहा है, दूसरी बात। किसका नाम बदला? इकताला का नाम बदला, आजादपुर कर दिया, राजधानी का नाम फिरोजाबाद कर दिया। और यहीं पर फिरोज तुगलक का भी एक स्टेटमेंट है कि वो किले को फिर आगे नहीं जीता, कहता मैं मुझे रक्त नहीं बहाना है, जैसा किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रणथंभौर के अभियान में। यहां ये बात कहता है फिरोज शाह तुगलक। देखिए आप कैसे करेंगे? वहां था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रणथंभौर के अभियान में कहता है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों का रक्त नहीं बहाऊंगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में। और फिर आपका है 1353-54 में और 1359 में फिरोज शाह तुगलक जब बंगाल विजय पे जा रहा है, नहीं जीत पाता है, तो कहता है कि मैं मुसलमान भाइयों का रक्त नहीं बहाना चाहता हूं, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे और मंगोलों में क्या डिफरेंस रह जाएगा? कोई डिफरेंस नहीं है। तो यानी रक्त ना बहाने की बात दो शासक कर रहे हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर रहा है 1290 ईस्वी में, और 1353-54 और 1359 में यही बात कह रहा है फिरोज शाह तुगलक। वो कहता है कि अगर मैं रक्त बहाऊंगा तो मेरे और मंगोलों में क्या फर्क रह जाएगा? क्लियर? बंगाल कहानी इतनी हो गई। अब देखिएगा, यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? यहां तक बात समझ ना आई हो तो बता दीजिएगा। पीजीटी वालों को खुला हुआ है अभी, पीजीटी वाले अपनी बात कहे। अभी पीजीटी वालों को भी खोलता हूं, वो भी अपनी बात कह सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट आइए। जब ये द्वितीय अभियान से लौटा था, कौन? द्वितीय, बंगाल के द्वितीय अभियान से, बंगाल के द्वितीय अभियान से लौटा था, तब लौटा था, तब क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने? देखिएगा, तब फिरोज शाह तुगलक ने यमबीटी की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना किया था। कहा चलो भाई युद्ध करके आ रहा हूं, कोई रिजल्ट नहीं मिला है, लाओ जौना खां। क्या नाम था इसका? यमबीटी का जौना खां नाम बताया था आपको। इसका मूल नाम था यमबीटी का जौना खां। तो जौना खां की याद में उसने जौनपुर नगर की स्थापना किया था। अच्छा भाई कुछ काम तो कर दूं, बंगाल से लौटा हूं, बंगाल बिहार से होते आ रहा था जौनपुर होते हुए, तो जौनपुर नगर की स्थापना कर दिया। ठीक है, एक बात किया। दूसरा पॉइंट क्या है देखिएगा, और इसी समय फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खां को उत्तराधिकारी बना दिया। फतेह खां को उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था इसी अभियान से लौटते समय, और यमबीटी की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना किया था, क्योंकि यमबीटी का नाम क्या था? जौना खां मूल नाम था, उसी पे इसने बनाया था। यहां तक कहानी हो गई आपकी बंगाल की कहानी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दूसरा विजय अभियान क्या है इसका? फिरोज शाह तुगलक का जो दूसरा विजय है, जाजनगर। जाजनगर ये कहां पे भाई? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है जाजनगर। और वहां पर इसने जो है इस अभियान के तहत जगन्नाथ मंदिर को लूटा था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूटा था, पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूटा था। इस सवाल पूछा जा सकता है किसने लूटा है? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद जो अगला है वो है नागरकोट, नगरकोट या नागरकोट। यहां पहले यमबीटी ने भी इसको लूटा था और बाद में नगरकोट की विजय किया था। यह कांगड़ा क्षेत्र है। ये 1360 में कहानी है, ये 1361 की कहानी है। नगरकोट के
पहले एमबीटी ने लूटा था, पहले एमबीटी ने 1337 ईस्वी में लूटा था और 1361 में फिरोज एफएसटी ने लूटा। ये हमारी तीसरी कहानी। चौथा जो है, जो इनका अंतिम अभियान है, वो है आपका ठट्टा का अभियान। जो अंतिम अभियान था इनका, ठट्टा का अभियान। अंतिम अभियान एमबीटी का भी यही था, बताया था आपको, सिंध के पास ठट्टा था। अंतिम अभियान के समय ही एमबीटी की मौत हो जाती है और फिर फिरोज शाह तुगलक ने वही ठट्टा में अपना जब से करवाया था और उसके बाद फिर दिल्ली में अपना जब से करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और अंतिम अभियान इसका भी कहां किसके खिलाफ हो रहा है, वो ठट्टा के खिलाफ हो रहा है। तो यानी बंगाल, जाजनगर, नगरकोट और ठट्टा, ये 4 अभियान कर रहा है। नंबर 1 पे लिख रहा हूं यहीं पे, बंगाल का 2 अभियान किया था, 1353 और 1359। ये 4 अभियान किया है फिरोज शाह तुगलक ने। इस तरह से फिरोज शाह तुगलक का पूरा जो है सिलेबस समाप्त होता है। आगे चलेंगे हम लोग अब। चले नेक्स्ट, चलें नेक्स्ट। अगला पॉइंट है आपका अब सैयद वंश। सॉरी, अभी तो इनके उत्तराधिकारी बचे हैं। अब देखिए, क्योंकि 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाएगी। अब उसके बाद कौन इनका उत्तराधिकारी बनता है, वो देखना है आपको। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद 1394 से 1414 तक जो शासक है वो है नासरुद्दीन महमूद। यही अंतिम शासक है, यही जो है इस वंश के अंतिम शासक है। और इन्हीं के कार्यकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, जब 88 से लेकर के 88 में की मृत्यु हो गई थी, 94 तक, यानी यहाँ कई शासकों ने शासन किया, उतना आपको नहीं जानना है। 1394 से लेकर के 1414 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है वो नासरुद्दीन महमूद का काल है और ये अंतिम शासक है तुगलक वंश के। और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का जो आक्रमण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो ये सवाल यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये तुगलक वंश समाप्त हुआ। बाकी जो चीजें बची हुई हैं जैसे स्थापत्य, कुछ प्रशासन, वो हम लोग जब शुरू करें तो उसमें आ जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चौथा वंश जो है आपका सैयद वंश। ज्यादा टाइम में पसंद मत होइए, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। प्रशासन में और स्थापत्य में सब एक दिन में समाप्त हो जाएगा, टेंशन ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम चीजें यही थी जो मैं बता दे रहा हूं। आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी। सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद वंश जो है ये कब से कब तक, 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक लगभग कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गए 7, मतलब 3, 37 ईयर, 37 वर्ष और 4 शासक। 37 वर्ष 4 शासक। खिलजी वंश में क्या था, 30 वर्ष 4 शासक। यहाँ 37 वर्ष, इसीलिए कहा जाता है खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासनरत था, ठीक है। अब आते हैं शासकों का क्रम, देख लीजिए पहले, क्योंकि सवाल पूछा गया है। जो लोग यूट्यूब प्रैक्टिस में जुड़े होंगे वो जानते होंगे, ये सवाल मैंने कराया था और याद भी करवाया था। कैसे शासकों के क्रम को आप लोग याद करेंगे। चलिए सैयद वंश देखते हैं हम लोग। 4 शासक हैं। खिज्र खां, याद कराया था ना आपको। खिज्र भाई मुबारक हो मोहम्मद को आलम हुआ है, ये याद कराने का ट्रिक था। ऐसे लिख लीजिए इसको, पहले ट्रिक लिख लीजिए शासकों को याद करने का। शासकों को याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए ऐसे। खिज्र भाई मुबारक हो मोहम्मद को आलम हुआ है। कहते हैं भाई, जैसे भाई मुबारक हो तुम टीजीटी पीजीटी पास कर गए, भाई मुबारक हो तुम्हारा विवाह हो गया, भाई मुबारक हो तुमको बेटा हो गया, ऐसे कहते हैं। यहां ऐसे याद रखिए, क्या याद रखना है आपको, खिज्र भाई, इससे क्या हो गया, खिज्र खां पहले शासक, खिज्र खां दूसरा शासक मुबारक शाह, दूसरा शासक मुबारक शाह, तीसरा शासक मोहम्मद शाह, ऐसे लिखते चलिएगा। खिज्र भाई मुबारक हो मोहम्मद को आलम हुआ है, तो खिज्र से खिज्र खां, मुबारक से मुबारक शाह, मोहम्मद से मोहम्मद शाह, आलम है अलाउद्दीन आलम।
आलम से यहाँ पे है आपका अलाउद्दीन आलम, अलाउद्दीन आलम, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह एंड खिज्र खान। तो खिज्र भाई मुबारक हो, मोहम्मद को आलम हुआ है, ऐसे याद करिए सैयद वंश के शासकों का क्रम। पहला सवाल यही आता है कि सैयद वंश के शासकों का क्रम क्या है, तो क्रम भैया यही है, ऐसे याद कर लीजिए। अब हम लोग एक एक पॉइंट पे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद तब हम लोग शुरू करें। चलिए देखिए यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पहला शासक देखते हैं आप, खिज्र खान। खिज्र खान, इनका समझिए भाई, इनके बारे में आपको जानना है खिज्र खान के बारे में। तो 1414 से 1421, 1421 ईस्वी तक ये शासन किए थे। तो खिज्र खान, अब इनके बारे में आप समझिए, 1414 से 1421 ईस्वी तक ये शासन कर रहे हैं। अब पहले देखिए सुल्तान बनने से पहले, यानी शासक बनने से पहले लिखिए शासक, क्योंकि सुल्तान के ऊपर धारण नहीं करता है। शासक बनने से पूर्व क्या है इनकी स्थिति, वो देख लीजिए कि कहां से टपक पड़े। ठीक है, तो जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, जब आक्रमण करके यहां से जा रहा था, तब इन्हीं खिज्र खां को उसने मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का सूबेदार बना दिया। आसन भाई, तो क्या था 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, जब हटा दीजिए यहां से, जब मत लिखिए, क्या लिखिए, तो 98 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और वापस जाते समय खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर की सूबेदारी दे दिया। ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और वापस जाते समय खिज्र खां को, इसने तैमूर लंग ने, ये वही खिज्र खां है कि जब तैमूर लंग वापस जा रहा है, इसको लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान की सूबेदारी मिल गई थी। हुआ था क्या मामला कि जो नासिरुद्दीन महमूद था, उसका जो वजीर था, उसकी इसने हत्या करवा दिया था खिज्र खां ने। शासक था नासिरुद्दीन महमूद, उसका जो वजीर था मल्लू इकबाल की भी इसने हत्या करा दिया था खिज्र खां ने, और बाद में फिर भारत का फिर अगला नया वंश स्थापित करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तुगलक वंश के, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, अभी लोग शासक बनने के पूर्व लिख रहे हैं इनका। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के वजीर मल्लू इकबाल की भी खिज्र खां ने हत्या कर दिया। जो वजीर था मल्लू इकबाल, उसकी भी इसने हत्या करा दिया था। ठीक है, बात समझ आ गई। शासक बनने से पहले खिज्र खां को कुछ क्षेत्र दीवानी मिल गई, सूबेदारी मिल गई थी, दीपालपुर, मुल्तान, लाहौर, और उसके बाद इसने फिर क्या किया था कि नासिरुद्दीन महमूद जो अंतिम शासक है, जो 94 से 1414 ईस्वी तक शासक था, 1394 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक, उसके वजीर मल्लू इकबाल की भी इसने हत्या करवा दिया। और उसके बाद इसने 1414 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना कर रहा है, उसका नाम है सैयद वंश। अब आगे पॉइंट डालिएगा, शासक बनने के बाद खिज्र खां, शासक बनने के बाद खिज्र खां क्या करता है, ये देखिए जरा। शासक बनने के बाद कुछ कहे तो नहीं भाई, चलिए आप लोगों का मैसेज नहीं आया है, दूसरा ग्रुप खोल देता हूं। जो टीजीटी के लोग हैं वो अपनी बात कह सकते हैं, उनका जो है अब खुला हुआ है, उनका खोल दिया है। अब आप लोग को समस्या होगी तो कहिएगा। अब ये डालेंगे क्या, शासक बनने के बाद खिज्र खां। देखिए पहली चीज क्या है, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वो क्या कहता है अपने को, कहता है वो रैयत आला कहता है। इसकी उपाधि क्या है, इसकी रैयत ए आला।
और स्वयं को पैगंबर का वंशज कहता है। पैगंबर का वंशज कहता है, स्वयं को पैगंबर का वंशज कहता है। तो खिज्र खां ने सुल्तान की बात धारण नहीं की, उसने कहा क्या, रैयत ए आला, और स्वयं को पैगंबर का वंशज कहता है। हाँ, ओपन कर दिया कपिल देव जी, बताइए क्या समस्या है। आपका मैसेज आया है, बताइए क्या समस्या है। टीजीटी का ओपन है, बताएं, बताइए तो आगे बढ़े। क्या करें भाई, अभी नहीं, अरे बताइए। अरे ये वाला रंगीला नहीं है, अरे बाप रे बाप, अभी अघवाड़िया नहीं, अभी आगे है वो तो। मोहम्मद शाह रंगीला वो उत्तर मुगल शासक में आता है। मोहम्मद शाह रंगीला जो है, ये मोहम्मद शाह रंगीला नहीं है। जब आप मुगल पढ़ेंगे, आप 13 साल के बाद बहादुर शाह, जहादार शाह और उसके बाद रंगीला आएगा। वहां है, यहां नहीं है। अच्छा ठीक है कपिल देव जी, आपकी बात को ध्यान रखूंगा, कल से यही कर दूंगा। चलिए, तो खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उपाधि क्या किया इसने, रैयत ए आला, और स्वयं को पैगंबर का वंशज कहा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग, सुभाष चंद्र जी कह रहे हैं सर बहुत छोड़ के बाहर है। छोड़ा कितना है जानते हैं, 1388 लेकर के 1394 ईस्वी तक। और वहां भी जो है 2 शासक दिल्ली में जाते हैं एक साथ में। जब ज्यादा पढ़ा था तो आप लोग कहते हैं कोर्स नहीं पूरा होगा, और जहां थोड़ा सा कम किया था आप कहते हैं बहुत छोड़ के पढ़ा रहा हूं। गाड़ी चले तो कैसे चले, और जहां छोड़ा वैसा कभी पूछा भी नहीं है। आप कहें क्या पूछ नहीं सकता है, अरे पूछे तो कुछ भी पूछ सकता है। चाय किस साथ बैठ के पिया था, खिलजी भी पूछ लेगा, बताते रहिए आप। तो ऐसा तो कोर्स तो पूरा हो नहीं पाएगा फिर। पूरा कोर्स आप समझ लीजिए उसी फ्रेम में पूरा हो जाए। देखिए खिज्र खां, हमें क्या है, हम तो पढ़ाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 3 दिन पढ़ा सकता हूं सैयद वंश, लेकिन क्या मतलब उसका करने का। आप सवाल की प्रकृति देखिए, सवाल कहां से बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सवाल देखिए। चलिए अभी देखता हूं आप समस्या क्या है, पहले आप देखिए इसको। खिज्र खां की बात कर रहा हूं। अब जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि ठट्टा अभियान किसके विरुद्ध था, अरे भैया नहीं जानने की जरूरत है, कभी नहीं पूछेगा, लिख लीजिए। अब आप कहेंगे सही तो आपका जो है एटीट्यूड है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। लिखना होगा तो लिख लीजिए, हमें क्या करना है। हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको बताते चले जो है। कोई जरूरत नहीं उन चीजों की जानने की जहां बहुत ज्यादा, क्या कहें हम। अब वहां कोई एक शासक है, मतलब सिंध में क्या था, वहां जापानिया समुदाय के लोग थे। जरूरत इसलिए नहीं बताया, इसलिए चर्चा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा इंटेंशन कि आपको ना बताएं। जहां जरूरत है वहां बता रहा हूं। किसी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा है सवाल, आपने पूछा है बीएड से लेकर आईएएस तक, दिखाइएगा कहीं पूछा हो सवाल। ठट्टा अभियान किसके विरुद्ध किया था, पूछा। चलिए, तो खिज्र खां जब शासक बना तो कहता है मैं सुल्तान नहीं हूं, मैं रैयत आला हूं, रैयत मतलब जनता। तो अब ये जो है जो उपाधि कर रहा है, और इसके बाद देखिए, चूंकि 2 चीजें देखिए। जब तुगलक चला जाता है तैमूरलंग, तो तैमूरलंग को कर भेजता रहा, और जब उसका बेटा बना शाहरुख, तो शाहरुख को भी कर भेजता रहा, क्योंकि तैमूरलंग ने इसको जो है दीपालपुर, लाहौर और मुल्तान की सुझाई दिया था। तो तैमूरलंग और उसके बेटे शाहरुख खां को खिज्र खां कर भेजता रहा। शाहरुख खां को, शाहरुख था, खां नहीं था, तो शाहरुख को, तैमूरलंग को और उसके बेटे शाहरुख को खिज्र खां कर भेजता रहा शासक बनने के बाद। तो तैमूरलंग भाई इसी ने दिया था उसको जो है लाहौर, अभी चर्चा किया आपसे कि शासक बनने के पूर्व खिज्र खां को लाहौर, दीपालपुर, मुल्तान सुधारी तैमूरलंग ने दिया था। तैमूरलंग उसका बेटा बना, शाहरुख बना शासक, तो तैमूरलंग को भी और उसके बेटे शाहरुख को खिज्र खां कर भेजता रहा। प्लस और देखिए क्या करता रहा, इसने जो है अपने सिक्के पर, यहां तक क्या है ये समझ में कर भेजता रहा, और सिक्के पर तैमूर और उसके बेटे शाहरुख का नाम अंकित करवाया।
नाम अंकित करवाया था। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अब ये जो है शाहरुख और तैमूर का कर भी भेज रहा है, सिक्के पर नाम भी करवा रहा है। इतना ही नहीं, प्लस एक पॉइंट और, इसने खुतबा भी पढ़वाया था, तो उसमें भी नाम इसने जो है तैमूर का डलवाया था। किसने? सैयद ने। तो इसके बाद एक प्लस और लिख लीजिएगा। खुतबा क्या होता है? खुतबा जो नमाज जो पढ़ी जाती है, तो उस नमाज में भी जैसे लिखा है अल्लाह हो अकबर, वैसे कहा जा रहा होगा अल्लाह हो तैमूर लंग, अल्लाह हो शाहरुख। उस खुतबे में नाम पढ़ाया जा रहा था इनका, ठीक है? तो प्लस लिखिएगा, खुतबे में तैमूर लंग बेटे का नाम अंकित, ठीक है? ये बात समझिएगा। तीन चीज समझिए। खिजर खां तैमूर लंग उसके बेटे शाहरुख को कर भेजता रहा, तैमूर लंग सिक्के पर खिजर खां सिक्के पर तैमूर लंग उसके बेटे का नाम अंकित करवाता रहा, और प्लस खुतबे में तैमूर और बेटे का नाम अंकित मतलब सॉरी नाम पढ़वाता रहा, अंकित नहीं बल्कि पढ़वाता रहा, बेटे का नाम पढ़वाता था, ठीक है? तो ये जो है तीन बातें, कर, सिक्का और खुतबा, यहां पर इन शासकों का भी उल्लेख मिलता है। ये बातें हो गई यहां तक खिजर खां के बारे में। और एक विद्वान है फरिश्ता, जब 1323 में खिजर खां की मृत्यु होती है तो कहता है फरिश्ता कि लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए थे, इतना अच्छा शासक था, प्रत्येक युवा वृद्ध दास नागरिक सब काले कपड़े पहन लिए थे। अब क्या कह रहे हैं आप लोग? डीपी सिंह कह रहे हैं कि नमस्ते, इसी तरह धीरे धीरे पढ़ाएं। देखिए यहाँ तो मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे नहीं हो पाता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपको बताना है, लेकिन ये लगातार लगे रहेंगे तो धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। जब आपको भी चीजें बार बार जमाने लगेंगी तो वहाँ भी आप तेज स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ मैं इसलिए कर सकता हूँ, आपने पेमेंट किया है पढ़ने के लिए अपने अकॉर्डिंग, यहाँ मैं जरूर कर सकता हूँ। वहाँ पेमेंट नहीं किया है आपने, पेमेंट की बात नहीं, वहाँ पे वहाँ चक्कर यह है भाई की क्लासेज जो होती है वो 1 घंटे में आपको 15 से, आप देखिए 15 सवाल ही हो पाया, जबकि 20 क्वेश्चन का टारगेट है 1 घंटे में। संस्थान का कहना है कि घंटे में कम से कम 20 प्रश्न कराइए। देखिए आज व्याख्या में 15 प्रश्न नहीं हो पाए, जो आज की क्लास चल रही थी, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो तैमूर लंग उनका बेटा शाहरुख कर भेजा, तैमूर लंग उनके बेटे का सिक्के पर नाम अंकित करवाया, तैमूर लंग उनके बेटे का खुतबा में नाम पढ़वाया। ये तीन काम करवा रहा है खिजर खां। और जब ये खत्म होता है, जब ये मरता है, तब जो लोग हैं कपड़े उतार देते हैं, काले कपड़े पहन लेते हैं, मतलब एक शासक, अच्छा शासक था। ये फरिश्ता लोग अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब दूसरा शासक आएगा आपका मुबारक शाह। दूसरा शासक है मुबारक शाह। जो आप कह रहे थे रंगीला वाला, वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला है, ठीक है? 1739 से 1761 के आसपास तक शासन करता है वो, या ऐसे कुछ नहीं, 1748 तक, ऐसे कुछ ध्यान में भी बिल्कुल नहीं चल रहा है, 1700 के बाद है वो। तो मोहम्मद शाह रंगीला है, ये है मुबारक शाह। ये खिजर खां का बेटा है, ये मुबारक शाह खिजर खां का बेटा है, इसको लिख लीजिए चाहे तो। और 1421 से 1423 तक, तो 2 साल, 1421 से 1423 तक यह खिजर खां का बेटा है। अब देखिए अब कैसे याद किया था भाई? खिजर भाई मुबारक को, मोहम्मद को आलम हुआ है, ये याद किया था आपने? यानी के बेटे हैं खिजर खां का। जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसने क्या किया, जरा सा ये देखिए। जो तीन काम कर रहा था खिजर खां, तीनों बंद, यानी कर नहीं देगा किसको? तैमूर लंग के बेटे को, सिक्के पर नाम नहीं अंकित करवाएगा और खुतबा में नाम नहीं पढ़वाएगा। ये तीनों काम बंद करा दिया मुबारक शाह ने, यानी तैमूर लंग प्लस शाहरुख। अब तो समझ गया शाहरुख कौन है? तैमूर लंग शाहरुख को कर, सिक्के पर नाम, खुतबे में नाम, सब बंद, सब बंद कर दिया था। फिर जब मुबारक शाह आया, सवाल पूछता है कि किसने जो है शाहरुख तैमूर लंग क्यों कर देना बंद कर दिया था? जो उसके जस्ट पास शासक रहेगा वही किया। तो ऐसे याद रखिएगा, खिजर भाई मुबारक हो, मोहम्मद को आलम हुआ है, तो खिजर भाई मुबारक हो, यानी मुबारक शाह ने ये सारे काम, जो तीन काम कर रहा था, उन सारे कामों को ये बंद कर दिया था। ठीक है? ये जो कहानी है आपकी मुबारक शाह की कहानी है, ये तीनों काम करना बंद कर दिया था। और उसके बाद इसने जो है मुबारकाबाद नामक एक नगर बसाया था। यमुना नदी किनारे इसने मुबारकाबाद नामक नगर बसाया था। कहां पे? यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर बसाया था।
और जब इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, स्वतंत्र करने के बाद इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण किया था, सुल्तान की उपाधि धारण किया था इसने। मुबारक शाह ने ये तीनों काम बंद कर दिया था और मुबारकाबाद नामक नगर बसाया था और सुल्तान की उपाधि धारण किया था। यानी सैयद वंश में ये जो है शासक, क्या कह रहे हैं भाई कविता जी, क्या है सवाल? अच्छा हाँ, कुछ रंगीला का 1320 है और कविता 23, अच्छा हाँ ओ नहीं, बल्कि 23 नहीं होगा, ये 1434 होगा, 1434। मुबारक शाह का शासनकाल है 21 से 34 तक। तो ये तीन बातें इनकी महत्वपूर्ण है मुबारक शाह के बारे में। इसके अलावा इन्हीं के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी, एक विद्वान है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिन्होंने तारीख मुबारक शाही लिखी है, इन्हीं के दरबार में है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, याहिया बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, याहिया बिन सरहिंदी। इन्होंने तारीख ए मुबारक शाही लिखी है, तारीख ए मुबारक शाही लिखी है और ये किताब इन्हीं को समर्पित किया है। तारीख ए मुबारक शाही मुबारक शाह को ही समर्पित है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी इनके दरबार में विद्वान थे और इन्होंने ही इसको जो है तारीख ए मुबारक शाही, तो याहिया बिन सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, सही से नाम लिख लीजिए भाई पहले पूरा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये नाम है विद्वान का जो इन्हीं के दरबार में थे और इन्होंने किताब लिखा है तारीख मुबारक शाही और इन्हीं को ये समर्पित है। आज इतना ही करता हूँ, कल फिर कल अगर क्लास लगेगा शेड्यूल तो पढ़ाएंगे आपको, ये किस पर टेलीग्राम पता चल जाएगा क्लास है कि नहीं है, जैसा होगा ऐसा, नहीं तो परसों फिर वही सेम टाइम। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं उन बातों से बिल्कुल नहीं है, आप लोग जरूर करिए कमेंट। सुभाष जी ने जो कहा बिल्कुल सही बात है आपके, हो सकता है आप पढ़े हो, आप अच्छी बात है, ठीक है। चलिए बाकी चर्चा करूंगा मैं नेक्स्ट पीरियड में और कोशिश करूंगा सबको संतुष्ट कर पाऊँ। बहुत बहुत